यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास में जो चैप्टर का नाम है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स की जब बात आती है तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म ग्रुप में आते हैं, क्योंकि फ्लावर एक ही कैटेगरी के प्लांट्स बनाते हैं जिनका नाम है एंजियोस्पर्म डिवीजन। अब एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर लगते हैं वो फ्लावर आपने देखे होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। उनको हम ह्यूमंस के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो हम काफ़ी टाइम से उनको यूज़ करते हुए आए, उनको अपने इमोशंस के लिए यूज़ करते हुए आए, रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ करते हैं, ठीक है, कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो वो प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है उसने फ्लावर प्रोड्यूस करा क्यों है? तो एंजियोस्पर्म या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर का प्रोडक्शन करता है वो फ्लावर उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ साइकिल में रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो फ्लावर है वो उसके लिए एक ऑर्गन है। ऑर्गन किस चीज़ के लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसकी लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है उसका ऑर्गन है हमारे पास में फ्लावर। इस पूरे चैप्टर में हम फ्लावर के फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से काम करेगा। फ्लावर का एक बेसिक डायग्राम जो हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में देखा भी है, पहले भी पढ़ रखा है, एक बार हम उसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में एक स्टॉक होता है जो कि मदर एक्सिस पे इस तरह से लगा होता है और इस स्टॉक का नाम है पेडिसिल। इस पेडिसिल के ऊपर में 4 नोड्स होती हैं, जिस नोड पर अलग अलग फ्लोरल वर्ल्स लगती हैं। जो सबसे अंदर की तरफ फ्लोरल वर्ल होती है वो उसको बोलते हैं गाइनोइशियम, फीमेल पार्ट। उसके बाहर हमारे पास में होते हैं एंड्रोइशियम, मेल पार्ट। उसके भी बाहर की तरफ जो फ्लावर का सबसे वेल एक्सपोज्ड वेल अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पेटल्स, और लास्ट होता है सेपल्स जो कैलेक्स बनाते हैं। तो अगर हम इन चारों पार्ट्स को लेबल करें तो बाहर की तरफ ये जो प्रेजेंट है दिस इज सेपल, ये जो प्रेजेंट है दिस इज पेटल, ये वाला जो प्रेजेंट है दिस इज एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का मतलब होता है मेल पार्ट, है ना। तो यहाँ पे हम मेल पार्ट से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मेल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेल सेक्स सेल गैमीट बनाता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला है। ये हमारे पास में जो सबसे सेंटर में है दिस इज गाइनोइशियम। गाइनोइशियम यहाँ पर फीमेल सेक्स पार्ट है, मतलब ये फीमेल सेक्स सेल यानी फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करने वाला है। अब अगर इस चारों पार्ट्स की बात करें तो चारों पार्ट्स में से जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हैं, चाहे हम सेपल की बात करें या पेटल की बात करें, ये डायरेक्ट गैमीट फॉर्मेशन के अंदर में इन्वॉल्व नहीं होते। ये फ्लावर के दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम सेपल की बात करें तो ये बर्ड स्टेज में, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में था वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर हम पेटल्स की बात करें तो पेटल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना इनका मेन रोल होता है। तो इंसेक्ट्स जब प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे करवाने का काम होता है पेटल्स का। लेकिन जो मेन सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है एंड्रोइशियम, जो कि मेल सेक्स सेल यानी मेल गैमीट का प्रोडक्शन करने वाला है, और गाइनोइशियम जो कि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करने वाला है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम पर ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। पूरा फ्लावर तो हमने एक बार ओवरव्यू यहाँ पर ले लिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट। जब जाइगोट डेवलप करता है तो उस जाइगोट से नया और ऑफस्प्रिंग यानी कि नई जनरेशन का प्रोडक्शन होता है। जहाँ भी जिस तरह के भी रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट फॉर्म होने के बाद में गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके नई जनरेशन बनाते हैं,
इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको हम बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में 3 स्टेप्स में या फिर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जितने भी इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं उन सबको मिला करके हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर रखते हैं। दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद में एक जाइगोट का प्रोडक्शन करते हैं, नई जनरेशन का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, जाइगोट से नई जनरेशन बनाते टाइम काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट बॉडी में अगर हम बात करें तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। अच्छा, अब इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिससे हमें बाद में रिकॉल करने में, इस ऑर्डर याद करने में, किस ऑर्डर में ये चैप्टर चलेगा उसमें हेल्प मिलेगी। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो पहला काम होता है वो है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, कौन से गैमीट फॉर्मेशन? मेल गैमीट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। एक बार जब गैमीट बन जाते हैं फिर गैमीट्स को पास लाना होता है। भाई अगर उनके बीच में हमें फ्यूजन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो उनको पहले हमें बिल्कुल पास लाना होगा, फिजिकल कांटेक्ट में लाना होगा। तो गैमीट्स को पास लाने की जो प्रक्रिया है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स को हम पास लेकर के आते हैं। तो इन दोनों काम को हम प्री फर्टिलाइजेशन में रखेंगे। फर्टिलाइजेशन के अंदर में होता है फ्यूजन, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद में हमें बन जाता है जाइगोट। ठीक है। अच्छा, एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में फ्लावर का काम खत्म हो जाता है। तो फ्लावर के अंदर में भी चेंजेस आते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें देखने को मिलता है कि भाई जो फ्लावर जहां पर लगा था वहां पर हमें फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट्स के अंदर में सीड फॉर्मेशन। भाई फ्रूट के अंदर में क्या होता है? सीड होता है, तो मतलब फ्रूट्स के अंदर में क्या बनने वाला है? सीड बनने वाला है। अच्छा, इन सीड के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सीड में से जो नया प्लांट निकलने वाला है वो एम्ब्रियो एक नाम का स्ट्रक्चर होता है, वहां से निकलता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे मिलकर के बन जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे गैमीट फॉर्मेशन से, फिर पॉलिनेशन, फिर फ्यूजन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक हमारा पूरा डिस्कशन यहाँ पे जाएगा। पहला जो स्टेप है हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन में मेल गैमीट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं मेल पार्ट से। जो प्लांट्स के अंदर में मेल पार्ट होता है वो मेल पार्ट है एंड्रोएशियम। जो प्लांट्स का मेल पार्ट होता है वो क्या होता है? एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम पूरे गुच्छे को बोला जाता है। एंड्रोएशियम क्या है? जो पूरा ग्रुप मिलता है या फिर जो गुच्छा मिलता है हमको, उस गुच्छे का नाम है एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम के अंदर में जो सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं, एंड्रोएशियम जिसका गुच्छा होता है, जिस चीज से मिलकर के एंड्रोएशियम बना होता है, उसका नाम होता है स्टेमन। एक एक सिंगल कंपोनेंट को हम नाम देते हैं स्टेमन, और सारे स्टेमन जो एक फ्लावर में प्रेजेंट है उन सबको मिला करके हम बोलते हैं एंड्रोएशियम। ये जो स्टेमन है, अगर आप याद करें जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में, तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में एक माइक्रोस्पोरोफिल था। माइक्रोस्पोरोफिल यानी जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं, है ना? वही माइक्रोस्पोरोफिल इक्विवेलेंट है एंजियोस्पर्म के स्टेमन के साथ में।
ठीक है। अब स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक स्टेमन के अंदर में एक स्टॉक होता है, एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट के अलावा उसके टिप पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर प्रेजेंट होता है। तो एक स्टेमन में टोटल दो पार्ट होते हैं, एक स्टॉक जो उसका इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, और दूसरा एक बाइलोब्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं एक स्ट्रक्चर स्टेमन का, ये एक स्टॉक बना रहे हैं जो इलोंगेटेड पोर्शन है, और इस इलोंगेटेड पोर्शन का नाम है फिलामेंट। फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर वाले पोर्शन पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से दो लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और बीच में यहाँ पे कनेक्शन होता है। ये जो ऊपर की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको अपने बोलते हैं एंथर। ये एंथर का एक लोब है और ये एंथर का दो लोब है, आपस में ये कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट के पास में दो पार्ट हैं। देखो, एक ये वाला पार्ट है जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, और एक दूसरा वाला पार्ट है ये वाला जो इसका डिस्टल एंड है। फिलामेंट के पास में दो एंड्स हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड। एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो हमें याद भी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे जुड़ता है, वो या तो थैलेमस से जुड़ा होगा डायरेक्ट, या तो ये डायरेक्ट थैलेमस से जुड़ेगा, जो फ्लावर का पेडिसिल के ऊपर सोलन पार्ट होता है थैलेमस, उससे जुड़ सकता है। या फिर कई बार आपको पता होगा एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन होती है जहां पे जो स्टेमन का बेस होता है प्रॉक्सिमल एंड, वो पेटल्स के साथ फ्यूज हो जाता है ना। मॉर्फोलॉजी में आपने एपीपेटलस कंडीशन बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करी थी। वहीं पर अगर इसके डिस्टल एंड को देखें तो डिस्टल एंड किससे जुड़ा रहता है, एंथर से जुड़ा रहता है। तो डिस्टल एंड एंथर से कनेक्टेड रहता है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि स्टेमन का। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है स्टेमन का, है ना। अब हमें जो मेन पार्ट है जहां पे माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा, मेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा, वो कौन सा पार्ट है, एंथर। तो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, एंथर का 3D सेक्शन, किस तरह से एंथर होता है, उसमें कितने पोलन चेम्बर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो अब हम यहाँ पर एंथर का स्ट्रक्चर अलग से पढ़ने वाले हैं। इसके लिए पहले हम एंथर का एक 3D सेक्शन पढ़ते हैं। एंथर का एक 3 डायमेंशनल सेक्शन। 3 डायमेंशनल सेक्शन यानी कि उसको 360 डिग्री से पूरी तरह से ओवरऑल वो किस तरह का दिखाई पड़ता है शेप में, वो समझना पड़ेगा। जब हम 360 डिग्री में देखेंगे तो हमें एंथर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे कनेक्शन है, येलो कलर, ये एक लोब हो गया, इधर दूसरा लोब हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर भी दो लोब्स होंगे इस तरफ वाले में भी, तो एक लोब हो गया ये वाला और एक लोब हो गया ये वाला। ये हमने 3D सेक्शन है, इसका ऊपर वाला पोर्शन हमने कट कर दिया है ना। यहाँ पर जुड़ा रहेगा स्टॉक, तो जो स्टॉक है फिलामेंट वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एंथर का एक लोब है, लोब नंबर 1, और ये दूसरा लोब है, लोब नंबर 2। इन दोनों लोब्स में अगर ध्यान से देखें तो इलोंगेटेड चेम्बर्स होते हैं इस तरह के, ये लंबे लंबे ऐसे इलोंगेटेड पूरे चेम्बर्स होते हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये टोटल कितने चेम्बर्स हो गए, कितनी कैविटीज हो गई, टोटल कैविटीज हो गई हमारे पास में 4। हर लोब के अंदर में 2 कैविटीज। तो ये इलोंगेटेड लंबे लंबे कैविटीज हैं जिनको हम चेम्बर्स भी बोल सकते हैं
और इन्हीं चेम्बर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये लंबे लंबे चेम्बर्स हैं, कैविटीज़ हैं, खाली जगह हैं। और ये कितनी है? टोटल 4 हैं। 1 2 3 4। हर लोब के अंदर में 2 चेम्बर्स, यानी कि हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं या कितने चेम्बर्स होते हैं? टोटल 2 चेम्बर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके डेवलप होंगे पोलन सैक में। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं पोलन सैक। लेकिन पोलन सैक वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब इनके अंदर में पोलन ग्रेन्स बन चुके होते हैं। जब तक इनके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप नहीं हुए होते तब तक इनको इमैच्योर कंडीशन में हम माइक्रोस्पोरेंजियम बुलाते हैं। लेकिन जब एक बार यहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो जाते हैं तब इनको पोलन चैम्बर कह करके बुला सकते हैं, पोलन सैक कह करके बुला सकते हैं। अब ध्यान से अगर समझें, हम अपने एंथर के 3D सेक्शन में ध्यान दें तो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें 2 लोब्स होते हैं, लोब नंबर 1 और लोब नंबर 2। और 2 लोब्स होने के साथ में माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर अगर हम बताएं तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जिसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बुलाते हैं। स्पोरेंजिएट कंडीशन बुलाते हैं, यानी कि टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जनरली जो टिपिकल एंथर होता है एक एंजियोस्पर्म का, वो बाइलोब्ड प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में रहता है। एक और टर्म से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइथिकस या डाइथिकस। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा डाइथिकस टर्म का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। देखो, डाइथिका का मतलब होता है चेम्बर। चेम्बर यानी कैविटी। अब ध्यान से देखो तो हर लोब के अंदर में कितने चेम्बर हैं? 2 चेम्बर, यानी कि हर लोब कैसा है? डाइथिकस। इसीलिए हम जो एंजियोस्पर्म का टिपिकल एंथर होता है उसको डाइथिकस बुलाते हैं, क्योंकि वहां पे हर लोब के अंदर 2 चेम्बर्स दिखाई पड़ते हैं। अब बात आती है, यहां पर एक इलोंगेटेड डिप्रेशन होता है। अगर हम एक सिंगल लोब के अंदर देखें तो यहां पर एक ये बीच में एक गड्ढा सा है, यानी कि बीच में एक डिप्रेशन है, लाइन है, लाइन ऑफ डिप्रेशन पूरा। ये जो लाइन ऑफ डिप्रेशन है इसी को अपने क्या बुलाते हैं? ये लाइन ऑफ डिप्रेशन जो है, जो पूरी सीधी से एक लोब के बीच से होती हुई जा रही है, इस इलोंगेटेड डिप्रेशन या फिर इस इलोंगेटेड लाइन को ही बुलाया जाता है लाइन ऑफ डिहेसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब होता है रप्चर। जब पोलन ग्रेन एक बार डेवलप हो जाएंगे, एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर एंथर रप्चर होता है और उसके रप्चर होने से सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, हवा में मूव करते हैं या फिर किसी पॉलिनेटर के थ्रू फीमेल पार्ट तक पहुंचने वाले होते हैं। तो जो रप्चर एंथर का होने वाला है वो इसी इलोंगेटेड लाइन से होता है और जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेसेंस। हर लोब के अंदर में एक लाइन ऑफ डिहेसेंस है। एक लाइन ऑफ डिहेसेंस यहाँ पर है और एक लाइन ऑफ डिहेसेंस यहाँ पर है। लाइन ऑफ डिहेसेंस का दूसरा नाम होता है स्टोमियम। इसी का दूसरा नाम होता है स्टोमियम, ठीक है। तो ये हमारा 3D सेक्शन हो गया एक एंथर का। अब 3D सेक्शन पढ़ने के बाद में हमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। भाई, अगर हमें पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ना है तो हर एक पोलन चेम्बर के आसपास सेल की कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कितने सेल्स की लेयर प्रेजेंट है और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 3D सेक्शन के अलावा एक ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर सेक्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर परपेंडिकुलर सेक्शन ऑफ एंथर, तो यहाँ पे अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में वो 4 साइडेड या फिर टेट्रागोनल दिखाई पड़ेगा। वो 4 साइडेड कैसा दिखाई पड़ेगा एक बार हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब इस 4 साइडेड में कुछ लेयर्स होंगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पर हम बाहर वाली लेयर एक बना लेते हैं। ये कॉन्टिन्यूस लेयर इस तरह से पूरे में प्रेजेंट है, इसको बोला जाएगा एपिडर्मिस, है ना। आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, हम एक एक बना लेते हैं। इसके अंदर वाली, जस्ट एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर को बुलाया जाता है एंडोथीशियम लेयर। तो ये जो लेयर है इसको अपने क्या बुलाएंगे, एंडोथीशियम लेयर। ये इसमें कुछ सेल भर देते हैं, हम एक साइड के एंथर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास में कुछ यहाँ पर सेल्स हैं। ये एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर की खास बात होती है कि इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, जो अंदर की तरफ वॉल है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइबर का डिपोजिशन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी शो करता है, अपने शेप को अल्टर कर सकता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के बिहाफ पे। कहाँ पर पाया जाता है ये, इनर वॉल ऑफ एंडोथीशियम लेयर। यहाँ पर हम बनाएंगे एंडोथीशियम लेयर, इस पे नहीं रहेगा, हाँ। लेबल कर देते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो अंदर वाली वॉल्स है वहां पर पाया जा रहा है एक अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे अपने शेप को ऑल्टर कर सकता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। जब एंथर का मैचुरेशन देखेंगे, डिहेसेंस, जब एंथर को रप्चर करना होगा तो रप्चर करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी अल्फा सेल्यूलोज फाइबर या फिर एंडोथीशियम लेयर का हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में अल्फा सेल्यूलोज फाइबर हाइग्रोस्कोपिक नेचर का अपना शेप चेंज कर सकता है। एक चीज और नोटिस करेंगे हम कि जो स्टोमियम वाली लाइन है, ये वाली लाइन, जो ये स्टोमियम वाली लाइन अगर आप देख रहे हो, यहां पर कोई भी अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता। वो इसीलिए है ताकि रप्चर करने में इजी हो। जब हमें रप्चर करने की बारी आएगी, एंथर डिहेसेंस करने की बारी आएगी, तो वो यहाँ से इजीली रप्चर हो सकता है, यहाँ से इजीली डिहेसेंस शो कर सकता है। ठीक है। इसके अंदर की तरफ हमारे पास में प्रेजेंट है मिडिल लेयर्स। ये जो लेयर्स हैं, दीज आर मिडिल लेयर्स। यहां पर भी हमारे पास इसी तरह से मिडिल लेयर्स होंगी। मिडिल लेयर्स मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया, दीज आर मिडिल लेयर्स। एक से लेके 3 लेयर्स तक मिडिल लेयर हो सकती है, मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर के बाद में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है किसी भी पोलन चेंबर को कवर करती हुई, इसका नाम है टेपिटम। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज टेपिटम। ये वाली लेयर यहां पर भी हम बना देते हैं टेपिटम, टेपिटम लेयर। टेपिटम, टेपिटम का मेन काम होता है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली लेयर है और इसके जस्ट अंदर क्या डेवलप हो रहे होते हैं, पोलन ग्रेन्स। भाई आगे चल के पोलन ग्रेन्स डेवलप होने वाले हैं, तो क्योंकि इसके अंदर जस्ट पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, तो टेपिटम का काम है पोलन ग्रेन को नरिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका पोलन ग्रेन्स को नरिश करना। लेकिन नरिशमेंट करने के अलावा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट्स भी टेपिटम बनाता है। तो बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज करने वाला है। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट में, है ना। तो ये कुछ लेयर्स हैं, 4 लेयर्स, जो पोलन चेंबर को, पोलन सैक को कवर करके रखती हैं। पोलन चेंबर में जो सबसे अंदर की तरफ सेल हैं, जो ये वाले सेल हैं, अंदर की तरफ जो सेल हैं,
ये आगे चल करके पोलन ग्रेन डेवलप करने वाले हैं, लेकिन अभी इनको बुलाते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यू, यही स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल हैं, हर एक सेल पोलन ग्रेन डेवलप करने में कैपेबल होता है। तो स्पोरोजिनस सेल को हम एक और नाम देते हैं, जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं उनको हम पोलन मदर सेल कह करके बुलाते हैं। ये डिप्लॉइड सेल होते हैं और आगे चल करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाले, ठीक है। इसी तरह से चारों यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी है ना। तो ये पोलन ग्रेन एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब एक एक करके हम एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपिटम का रोल समझते हैं। भाई सबसे पहले काम आता है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का सिंपल सा है प्रोटेक्शन का काम। सबसे बाहर वाली लेयर है और जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या करने वाली है, प्रोटेक्शन करने वाली है। सेकेंड लेयर जो है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर की खास बात है कि इसके अंदर में अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं वो एंडोथीशियम में प्रेजेंट है। उनका प्रेजेंस भी अनइक्वल है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होते। उसमें भी अगर आप ध्यान दें तो स्टोमियम या फिर ये जो लाइन ऑफ डिहेसेंस है, यहाँ पर कोई भी अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि एंडोथीशियम में अल्फा सेल्यूलोज फाइबर है, इसी वजह से इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंथर को रप्चर कराने में या फिर डिहेसेंस कराने में। तो एंथर का जब डिहेसेंस होगा तो मेन लेयर जो रोकना काम करती है वो एंडोथीशियम होती है। इसके अंदर हमारे पास में मिडिल लेयर्स होती हैं जो 1 से लेकर 3 लेयर्स तक हो सकती हैं। तो इसके अंदर में जो लेयर है दैट इज मिडिल लेयर, जो टोटल 1 से लेकर 3 लेयर्स की फॉर्म में हो सकती है। इसका काम भी प्रोटेक्शन करना है और प्रोटेक्शन करने के साथ में जैसे जैसे पोलन ग्रेन डेवलप होता है मिडिल लेयर्स डैमेज होती रहती हैं और डैमेज होकर अपना न्यूट्रिशन टेपिटम को देती हैं और टेपिटम से होता हुआ न्यूट्रिशन कहाँ चला जाता है, पोलन ग्रेन्स तक। तो मिडिल लेयर्स डैमेज होती जाएंगी, रप्चर होती जाएंगी और अपना न्यूट्रिशन टेपिटम के थ्रू किसको ट्रांसफर कर देती हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक। तो इनका भी नरिशमेंट में काम है, लेकिन जो डायरेक्ट नरिशमेंट में रोल एनसीईआरटी ने लिखा है वो सिर्फ टेपिटम का। तो अभी हम सिर्फ टेपिटम के ही फंक्शन में उसको काउंट करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन करना। ये पोलन ग्रेन्स का प्रोटेक्शन करती हैं और प्रोटेक्शन के साथ में जब डिहेसेंस का टाइम आता है, रप्चरिंग का टाइम आता है, तो तीनों का डिहेसेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ होता है। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट हाथ किसका है, एंडोथीशियम का, लेकिन हम तीनों को भी मिला करके मान सकते हैं। तो प्रोटेक्शन प्लस डिहेसेंस में ये तीनों अपना अपना काम करने वाले। लास्ट जो लेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, तो उसके लिए हमें इसका फंक्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा, टेपिटम। टेपिटम पहला जो फंक्शन है दैट इज नरिशमेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है दैट इज नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको नरिश करना। लेकिन नरिशमेंट के साथ भी इसका काम है, जैसा मैंने बताया था, ये बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स का भी सिंथेसिस करता है। जैसे कि ये एक एंजाइम का सिंथेसिस करता है कैलेज एंजाइम, जो पोलन ग्रेन्स को एक दूसरे से छुड़ाने में मदद करेंगे। पोलन ग्रेन्स जब बनते हैं तो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, एक केमिकल के थ्रू, एक मॉलिक्यूल के थ्रू एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। लेकिन कैलेज एंजाइम का काम है उनको सेपरेट करना, सेपरेट पोलन ग्रेन्स। अभी हम आगे जब पोलन ग्रेन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैलेज एंजाइम के अलावा ये एक पोलन ग्रेन के आउटर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पॉलीमर है जो पोलन ग्रेन्स को ऊपर से कवर करके रखता है। पोलन ग्रेन के ऊपर जो सबसे बाहरी लेयर होती है, एक्साइन लेयर, उसका फॉर्मेशन करता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन का भी प्रोडक्शन टेपिटम के थ्रू ही होता है। एक और काम होता है पोलन किट। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो इंसेक्ट्स जिनको लेकर के जाने वाले हैं, तो इंसेक्ट्स की बॉडी से चिपकने के लिए उनके ऊपर में एक स्टिकी लेयर होती है जिसको बोलते हैं पोलन किट। तो यहाँ पर एक स्टिकी लेयर होती है जिसको बोलते हैं पोलन किट, है ना। पोलन किट का भी प्रोडक्शन, पोलन किट का भी सिंथेसिस टेपिटम के थ्रू ही होता है। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे काम करता है। नरिशमेंट है,
सेपरेट करने के लिए कैलेज एंजाइम स्पोरोपोलिन पोलन किट का सिंथेसिस कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम का सिंथेसिस करता है। इसीलिए टैपेटम के अंदर में डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए भाई। जितना ज़्यादा डीएनए कंटेंट होगा उतना अच्छे से ये प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम का सिंथेसिस कर पाएगा। तो टैपेटम के अंदर में डीएनए कंटेंट को बढ़ाने के लिए टैपेटम के जो सेल होते हैं, जो टैपेटम के सेल्स होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करते हैं। कैसी कंडीशन शो करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, टैपेटम के जो सेल हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने से फ़ायदा ये है कि उनका डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस कर पाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ में ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी शो करते हैं। पॉलीप्लॉइडी यानी कि एक्स्ट्रा जीनोम सेट। जैसे अगर हम बात करें तो जर्नली डिप्लॉइड 2 जीनोम सेट एक नॉर्मल सेल में होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा जीनोम सेट हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड होने से भी इनके अंदर में जो डीएनए का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और पॉलीप्लॉइड भी होते हैं। जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसकी वजह से टोटल डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा, और टोटल डीएनए कंटेंट बढ़ने की वजह से ज़्यादा मटेरियल्स का सिंथेसिस, ज़्यादा मटेरियल्स का सिक्रीशन वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 डिफरेंट लेयर्स हो गई एक पोलन चैम्बर की। ये चारों लेयर्स सीरियल वाइज, सबसे अंदर टैपेटम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर एंडोथीशियम और सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ये चारों इसको कवर करके रखती हैं। एक ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने पे आपको पोलन चैम्बर एक सर्कुलर चैम्बर की तरह दिखाई पड़ेगा। इस तरह से सर्कुलर नज़र आता है। ठीक है, ये बीच में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। 2 पोलन चैम्बर के बीच में ये स्टेराइल पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होता है। ये जो सेल है दिस इज स्टेराइल पैरेन्काइमा सेल, जो बाद में चल करके डीजनरेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन एक पोलन चैम्बर का, एंथर का समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम चलते हैं कि पोलन चैम्बर के अंदर में पोलन ग्रेन्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। भाई पहले पोलन ग्रेन्स डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, पहले हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्टार्टिंग में एक यंग एंथर के अंदर में जो ये टिश्यू प्रेजेंट है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करेगा। माइक्रोस्पोर के थ्रू फिर पोलन ग्रेन बनेंगे, और उसी पोलन ग्रेन से आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होने वाला है। मेल गैमेटोफाइट यहाँ से बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं एक एक करके हम अब समझने वाले हैं। यहाँ पे हमने एंथर का स्ट्रक्चर समझ लिया। एंथर के अंदर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास कितने सेल की लेयर हैं, कौन कौन सी लेयर्स ऑफ सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर, ये सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमने स्टडी कर लिए। अब हमें यहाँ पे समझना है माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन कैसे होता है। सो यहाँ पे हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। माइक्रोस्पोर स्टडी करने के लिए हमें एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है वो समझनी पड़ेंगी। मान लीजिए ये एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये टैपेटम की लेयर है ना। सिर्फ हम टैपेटम की लेयर बनाएंगे, बाहर वाली लेयर्स हम अभी इग्नोर करेंगे। इसके अंदर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होमोजिनस टिश्यू, एक ही तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें काफ़ी सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो टिश्यू इसके अंदर में प्रेजेंट है, इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू हमें कहाँ पर दिखाई देगा? यंग एंथर के, यंग माइक्रोस्पोरेंजियम। जी
जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये डिप्लॉयड सेल होते हैं, और हर एक स्पोरोजिनस सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका हर एक सेल मियोसिस सेल डिवीजन करने में कैपेबल होता है। जब वो मियोसिस सेल डिवीजन करता है तो वो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करता है, और वो माइक्रोस्पोर आगे चल करके पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। तो जितने भी स्पोरोजिनस सेल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हर एक सेल एक पोटेंशियल पोलन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आगे चल करके उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसा पोटेंशियल है कि वो आगे चलकर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए इसको पोटेंशियल पोलन, या फिर हम हर एक सेल को पोलन मदर सेल कह करके बुलाते हैं, जो कि डिप्लॉयड सेल होती है। तो ये एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू नाम का एक टिश्यू होता है, जिसका हर एक सेल मियोसिस करने में कैपेबल है, पोलन ग्रेन बनाने में कैपेबल है। इसीलिए हम इसके सेल को पोलन मदर सेल PMC कह करके बुलाते हैं। अब यहाँ पर एक पोलन मदर सेल को हम उठाएंगे, और एक पोलन मदर सेल में कैसे डिवीजन चलता है, कौन कौन से डिवीजन इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सारे ही सेम प्रोसेस को करने में कैपेबल होंगे। यहाँ पर से हम एक स्पोरोजिनस सेल उठा लेते हैं। स्पोरोजिनस सेल जब यंग स्टेज में होता है तो अपने ऊपर एक कोटिंग डेवलप कर लेता है कैलोज नाम के पॉलीमर की। तो स्पोरोजिनस सेल अपने ऊपर में क्या डेवलप कर लेता है, कैलोज नाम का एक पॉलीमर डिपॉजिट कर लेता है, अपने ऊपर एक डिपोजिशन सिक्रीट कर लेता है। और ये यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है पोलन मदर सेल PMC। जो पोलन मदर सेल है ये मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। ये कैसा डिवीजन परफॉर्म करती है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करने के बाद में टोटल कितने सेल बनेंगे, 4 सेल। आपको मालूम है एक कभी भी कोई सेल जब मियोसिस करता है तो फाइनली मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में टोटल 4 सेल का प्रोडक्शन वो करता है। ये जो चारों सेल बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और जो ये हैप्लॉइड सेल बनने वाले हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये माइक्रोस्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, मियोसिस के बाद बने। पर अगर आप स्टार्टिंग में देखो, पोलन मदर सेल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलोज की डिपोजिशन है। तो जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो उन चारों के ऊपर में एक कॉमन लेयर डिपॉजिट रहती है जिसका नाम है कैलोज। भाई चारों के ऊपर में क्या डिपॉजिट है, कैलोज डिपॉजिट है। और इस कैलोज के होने की वजह से ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं ये फिजिकली एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर चिपके होने की वजह से हम इनको बुलाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको पोलन टेट्राड भी बुला सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोर आगे चल करके पोलन ग्रेन बनाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड है माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों के चारों माइक्रोस्पोर चिपके हुए रहेंगे, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होता है आपस में, किस मैनर में, किस शेप में वो एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड हैं, वो हमें अलग अलग प्लांट्स के अंदर में डिफरेंट तरीके से देखने को मिल सकता है। जो कॉमन अरेंजमेंट होता है वो 2 तरह का अरेंजमेंट है, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है आइसोबाइलेटरल। 4 माइक्रोस्पोर वो एक दूसरे के साथ में 2 मैनर में अरेंज हो सकते हैं, 2 पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल। देखो टेट्राहेड्रल में वो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे अगर हम इसका ऊपरी व्यू लें तो ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे, और उनके ऊपर में एक कॉमन वॉल, कॉमन कोटिंग कैलोस प्रेजेंट होगा। ये चारों एक दूसरे के साथ में इक्वली बराबर साइड से चिपके हुए हैं।
दूसरा अरेंजमेंट है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में वो एक फ्लैट मैनर में चिपके हुए रहते हैं। ये कैलोस की लेयर है और यहाँ पे ये चारों एक दूसरे से एकदम 2D शेप में या फिर एकदम सीधे सीधे चिपके हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल शेप। टेट्राहेड्रल शेप हमें जनरली डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, जो डाइकॉट एंजियोस्पर्म होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पर आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा होता है। दोनों ही कंडीशन में हम इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह करके बुलाने वाले हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, इनका फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए माइक्रोस्पोर को फर्दर डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाना है। इसका मतलब जो चार आपस में चिपके हुए माइक्रोस्पोर हैं, इनको हमें अलग अलग करना चाहिए। तो इनको अलग अलग करने की जिम्मेदारी होती है एक एंजाइम की, जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है कैलेज नाम का एंजाइम। कैलेज का मतलब है कैलोज मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा? कैलोज को डाइजेस्ट करेगा। जैसे ही ये कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा तो ये जो कैलोज की लेयर है ये हट जाएगी और चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये जो कैलेज एंजाइम है, इसको सिक्रीट करने का काम है टैपिटम का। हमने बताया था टैपिटम कई सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, उन्हीं में से एक एंजाइम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? कैलोज को डाइजेस्ट कर देता है। और जैसे ही कैलेज एंजाइम कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा, जो चार माइक्रोस्पोर अभी टेट्राड की फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे, वो अब हमें चार अलग अलग माइक्रोस्पोर्स की फॉर्म में दिखाई देने लग जाएंगे। यहां से लेकर के स्पोरोजिनस टिश्यू से लेकर के जो एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो आगे चल करके डेवलप होता है और डेवलप करके माइक्रोस्पोर बना देता है। इस पूरे स्टेप्स को मिला करके हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर बनने के बाद दूसरा स्टेप है माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फर्दर डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद में आगे चलकर पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो स्टेप्स होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करेगा, उन सारे स्टेप्स को मिला के हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह करके बुलाएंगे। तो जो सेकंड अब प्रोसेस है दैट इज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, यहां पर समझेंगे। एक पोलन मदर सेल थी अभी तक। पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद में उसने चार माइक्रोस्पोर बना दिए। अब ये चारों जो माइक्रोस्पोर हैं, ये सारे आगे चल करके पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन या मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करने वाले हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम एक के लिए समझेंगे, बाकी चारों के लिए बिल्कुल सेम चीज चलने वाली है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास में माइक्रोस्पोर वन सेल स्टेज। अभी जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर है वो कितने सेल स्टेज से बना हुआ है? वन सेल स्टेज। इस माइक्रोस्पोर के अंदर में एक माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होने वाला है? एक माइटोसिस डिवीजन। आपको मालूम है जब भी किसी सेल के अंदर में माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसका प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होता। ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था, तो जो दो नए सेल बनेंगे आगे चल के वो भी दोनों हैप्लॉइड बनने वाले हैं, ये तो पक्का है। एक और चीज आपको मालूम होगी कि जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो बराबर सेल बनते हैं, है ना, इक्वल डिवीजन होता है और दो बराबर सेल बनते हैं। लेकिन यहां पर जो माइटोसिस होने वाला है
ये माइटोसिस एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस है जिसका नाम है अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस एक ऐसा माइटोसिस है जहां पर दो बराबर सेल बनने की बजाय एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बनने वाला है। ऐसा क्यों होगा? अनइक्वल माइटोसिस का रीजन क्या है? असर्शन रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, माइटोसिस किस प्लेन में होगा, सेल का साइज कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है? स्पिंडल एपरेटस की पोजीशन। माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल एपरेटस की पोजीशन होती है वो डिसाइड करता है कि माइटोसिस में बनने वाले सेल, उनका साइज आपस में कितना होगा। ज़्यादातर केसेस में सिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। जो स्पिंडल एपरेटस है वो इक्वेटर पर क्रोमोसोम को अलाइन करता है। लेकिन अनइक्वल माइटोसिस के दौरान एक स्पेशल टाइप का स्पिंडल एपरेटस बनता है जिसका नाम है एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस। एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस। एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस क्या होता है वो बना देते हैं। ये एक सेल है। नॉर्मली स्पिंडल एपरेटस बीच में बनता है, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो स्पिंडल एपरेटस बनेगा वो एक साइड पे बनने वाला है, यहाँ पे। ये जो स्पिंडल एपरेटस है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो क्या वो इक्वेटर पे बन रहा है? सेल के इक्वेटर पे बन रहा है? नहीं, वो एक साइड पे बन रहा है। इसी कंडीशन को बुलाया जाता है एसिमेट्रिक स्पिंडल। जब भी एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है तो कौन सा माइटोसिस दिखेगा हमें? अनइक्वल माइटोसिस। मतलब ये जो सेल डिवाइड करेगा आगे चल के, तो ये दो अनइक्वल सेल के अंदर में डिवाइड होने वाला है, जहां पर एक बड़ा सा सेल बनेगा और एक छोटा सा सेल बनेगा। भाई प्लेन ऑफ डिवीजन अब की बार ये वाला होगा, तो ये एक बड़ा सा सेल बनेगा और एक ये छोटा सा सेल बनेगा। लेकिन टोटल कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल बन रहे हैं। जहां पर ये बड़ा वाला सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, VC। ये जो छोटा वाला सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल, GC। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, अब टोटल कितने सेल बन गए? 2 सेल। और दोनों ही सेल कैसे? हैप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होता नहीं है। तो पेरेंटल सेल माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड था, वैसे ही ये दोनों सेल, वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड दिखेगा और जनरेटिव सेल भी हमें हैप्लॉइड दिखने वाला है। इस कंडीशन को बुलाते हैं 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। इसी कंडीशन को अपने क्या बुलाते हैं? 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। याद रखना, 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर का ही नाम होता है पोलन ग्रेन। जो 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर होता है उसी को हम पोलन ग्रेन बुलाते हैं। इसी स्टेज पर पोलन ग्रेन के ऊपर में एक लेयर का डिपोजिशन हो जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन मटेरियल। जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये किस तरह से डिपॉजिट होता है वो भी समझेंगे। अभी बस आप इतना याद रख लो कि यहाँ पर एक मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। इससे हमारा ये पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो जाता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अपने अपने फीचर हैं, अपने अपने काम हैं। अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल है। बड़ा होने के साथ में यहाँ पर साइटोप्लाज्म या फिर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भर भर के प्रेजेंट है। यहाँ पर अबंडेंट रिजर्व फूड, अबंडेंट रिजर्व फूड, इसका काम क्या है? इसका काम है आगे चल करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। आगे जब हम फर्टिलाइजेशन स्टेप पर जब धीरे धीरे मूव करेंगे तो वहां पर देखेंगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव सेल उसी पोलन ट्यूब को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल है, वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है।
छोटा होने के साथ में स्पिंडल शेप दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? स्पिंडल शेप। ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको यहाँ पर ये इसी बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल का क्या काम होता है? जनरेटिव सेल आगे चल करके डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद में 2 मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। तो जनरेटिव सेल का काम है आगे माइटोसिस करना और माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन कर देना। ये स्टेज हमारे पास में हो गई 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर, जिसको हम पोलन ग्रेन कह करके भी बुलाते हैं। और इसी स्टेप को अपने बुलाएंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। आगे चल करके जैसा हमने बताया था कि जनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन करता है और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद में 2 मेल गैमीट का प्रोडक्शन करता है। सो जनरेटिव सेल के अंदर में अब की बार फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है। अब की बार जो माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर होगा दिस इज इक्वल माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन माइक्रोस्पोर में भी हो रहा था, लेकिन वो कैसा माइटोसिस था? अनइक्वल माइटोसिस। अब की बार जो माइटोसिस यहाँ पर चलेगा वो इक्वल माइटोसिस होने वाला है। जब यहाँ पर इक्वल माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल 2 बराबर सेल में डिवाइड हो जाएगा और जनरेटिव सेल जब 2 बराबर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें टोटल 3 सेल स्टेज दिखाई पड़ेगी। एक तो बड़ा वाला सेल है वेजिटेटिव सेल और 2 छोटे छोटे सेल जो जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होने से बने हैं। ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं और इनका नाम है मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स। और ये जो बड़ा वाला सेल है दिस इज वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर में डिवीजन नहीं हुआ। इस स्टेज को अपने बुलाएंगे 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। इसी 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट कहकर के भी बुलाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इसी 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट कहकर के भी बुलाया जाता है। इस पूरे स्टेप्स को जहां पर माइक्रोस्पोर से पहले पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, फिर पोलन ग्रेन से मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन के अंदर में डेवलप करते हैं, इसको मिला करके अपने बुलाया जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन। मेल गैमीट के फॉर्मेशन पर या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि भाई एक पोलन मदर सेल था, इसने 4 माइक्रोस्पोर बनाए। चारों माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्टेज में थे, जिनके अंदर में 2 बार माइटोसिस होगा। एक बार अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस होने का वजह क्या है? एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। एक बार अनइक्वल माइटोसिस जब हो जाता है तो अनइक्वल माइटोसिस होने के बाद 2 अनइक्वल सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जो स्टेज बनती है दिस इज 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल इक्वल माइटोसिस शो करता है। इक्वल माइटोसिस की वजह से 2 बराबर मेल गैमीट्स, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज को 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट कहकर बुलाया जाएगा। यहां से बहुत अच्छे तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार हमें उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जरूरत है। भाई न्यूमेरिकल्स ऑन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ डेटा याद रखने हैं डायरेक्टली। पहला डेटा आपको याद रखना है कि भाई एक पोलन मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड स्टेज में है,
जब ये मियोसिस डिवीजन करती है, एक बार मियोसिस डिवीजन करती है, तो टोटल जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो कि हैप्लॉइड स्टेज में है। ये 4 के 4 माइक्रोस्पोर आगे चल करके 4 पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि फर्दर हैप्लॉइड है। इन चारों पोलन ग्रेन्स के अंदर में अनइक्वल माइटोसिस हुआ है भाई। हर एक माइक्रोस्पोर में एक बार अनइक्वल माइटोसिस हुआ होगा, जिस अनइक्वल माइटोसिस की वजह से ये 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ। पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर एक बार इक्वल माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। कौन सा माइटोसिस? इक्वल माइटोसिस। इक्वल माइटोसिस के बाद में जो 4 पोलन ग्रेन थे वो 4 मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4 मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमीट्स हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 मेल गैमेटोफाइट्स बनाते टाइम टोटल 8 मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन हुआ है। भाई टोटल कितने मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 8 मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन टोटल हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक पोलन मदर सेल के अंदर एक बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस होकर के टोटल जो मेल गैमेटोफाइट्स बनने वाले हैं वो 4 मेल गैमेटोफाइट्स बनने वाले हैं। किससे? एक माइटोसिस, सॉरी 2 माइटोसिस, पहले हम मियोसिस लिख लेते हैं। एक मियोसिस प्लस 2 माइटोसिस, इतना करने के बाद में एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है 4 मेल गैमेटोफाइट या फिर 8 मेल गैमीट्स के अंदर। और इसी यहां से लेकर के इतने डाटा को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम एक बार डिस्कस करते हैं जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। मान लो हमारे पास में a microsporangium has a total of 100 sporogenous cells. Then how many total male gametophytes, पहला ये है, और दूसरा एंड मेल गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन चेम्बर है, जिसके अंदर में टोटल 100 स्पोरोजिनस सेल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। टोटल स्पोरोजिनस सेल का नंबर कितना है यहाँ पर? 100 स्पोरोजिनस सेल। वो स्पोरोजिनस सेल आगे चल करके डिवीजन करेंगे, मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद में मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेंगे, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर में मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। तो टोटल मेल गैमेटोफाइट्स और टोटल मेल गैमीट्स कितने बन सकते हैं, ये क्वेश्चन हमें बताना है। इसके लिए डाटा हमें यही सेम यूज करना है। एक पोलन मदर सेल एक बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस करके टोटल 4 मेल गैमेटोफाइट्स का प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब अगर डायरेक्ट हम रिलेट करें तो एक पोलन मदर सेल 4 मेल गैमेटोफाइट्स बनाती हैं। तो अगर हमारे पास में 100 स्पोरोजिनस सेल हैं, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बुला सकते हैं, तो टोटल मेल गैमेटोफाइट्स के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और टोटल मेल गैमेटोफाइट्स हमारे पास में 400 आ जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टोटल मेल गैमीट्स कितने बनेंगे। आपको मालूम है भाई कि जो एक मेल गैमेटोफाइट है, हर एक मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमीट्स हैं।
हर एक पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट के अंदर में टोटल मेल गैमीट्स कितने, 1 और 2। तो अगर टोटल 400 मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं तो टोटल मेल गैमीट्स कितने बनेंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 800। तो टोटल कितने मेल गैमेटोफाइट्स बनने वाले हैं, टोटल 800 मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बनने वाले हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा यहाँ से और ट्रिकी हो जाएगा। टू प्रोड्यूस 400 मेल गैमेट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर, जितने भी माइक्रोस्पोर यहाँ पे लगने वाले हैं 400 मेल गैमीट बनाने के लिए वो हमें बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन रिस्पेक्टिवली, कितने मियोसिस डिवीजन लगेंगे और कितने माइटोसिस डिवीजन टोटल लगने वाले हैं रेस्पेक्टिवली, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। फिर से हम अपने बेसिक्स पे चलते हैं। एक पोलन मदर सेल एक बार मियोसिस करती है और 2 बार पहले इसका टोटल सेल कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 1 2 3 4। जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं उन सब के अंदर में 2 बार माइटोसिस होता है। भाई उन सब के अंदर में क्या होता है, 2 बार माइटोसिस। एक माइटोसिस यहाँ पे होता है और दूसरा माइटोसिस यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से टोटल जो मेल गैमेटोफाइट बनने वाले हैं या पोलन ग्रेन बनने वाले हैं वो 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, 4 मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। और इन गैमेटोफाइट के अंदर में हर गैमेटोफाइट में मेल गैमीट्स कितने होते हैं, 2। मेल गैमीट्स कितने होते हैं, 2। तो टोटल मेल गैमीट्स कितने बने, 8 मेल गैमीट्स, 8 मेल गैमीट्स। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, 400 मेल गैमीट बनाने हैं, उसके लिए मियोसिस कितनी बार लगेगा। अगर हम सिर्फ मियोसिस को काउंट करें तो एक मियोसिस से कितने मेल गैमीट बनते हैं, 8 मेल गैमीट। भाई अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो एक बार मियोसिस होने से आगे के डिवीजन तो माइटोसिस है, उनको तो हम काउंट करेंगे नहीं, लेकिन एक बार मियोसिस डिवीजन होने से टोटल जो मेल गैमीट्स का नंबर बनता है वो 8 मेल गैमीट्स यहां पर बनने वाले हैं। लेकिन अब की बार हमारे पास में टोटल मेल गैमीट्स का नंबर कितना है, 400 मेल गैमीट। तो कितनी बार डिवीजन होगा, एक बार डिवीजन हुआ तो 8 बने, तो 400 बनाने के लिए कितनी बार डिवीजन होगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 400। भाई हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक, 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 50 टाइम्स मियोसिस होने वाला है। टोटल मियोसिस कितनी बार होने वाला है बेटा, 50 टाइम्स मियोसिस होने वाला है। अच्छा, ये तो बात हो गई मियोसिस की। अब हमें माइटोसिस का नंबर काउंट करना है। देखो माइटोसिस का नंबर काउंट करने के लिए फिर से रिलेशन बनाते हैं, नया रिलेशन बनाते हैं, दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं। 8 मेल गैमीट बनाने के लिए टोटल माइटोसिस कितने लगे, एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 मेल गैमीट्स बनाने के लिए जो नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं, बिल्कुल बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइटोसिस डिवीजन लग रहे हैं। मतलब अगर हम माइटोसिस की बात करें, तो 8 बार माइटोसिस डिवीजन होके कितने मेल गैमीट बनते हैं, 8, मतलब बिल्कुल बराबर है। तो अगर हमें 400 मेल गैमीट बनाने हो, 400 मेल गैमीट बनाने हो तो कितनी बार माइटोसिस लगेगा, 400 बार, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर रेशो में है। तो जितने मेल गैमीट्स चाहिए उतने ही बार माइटोसिस डिवीजन हमें करना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आना चाहिए। पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझ लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक डिटेल स्ट्रक्चर, उसको एक्सपैंड करके एनलार्ज करके हम समझते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन स्टेज होती है वो 2 सेल स्टेज होती है, जिसके अंदर में एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होता है। इस पोलन ग्रेन के ऊपर में हमें 2 कवरिंग्स देखने को मिलती हैं, एक एक्साइन कवरिंग और एक एंटाइन कवरिंग। ठीक है, तो ये हमने 2 कवरिंग बना दी है। जो अंदर वाली कवरिंग हमने वाइट कलर से बनाई है, दिस इज एंटाइन कवरिंग। ये थिन कवरिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है और किसकी बनी है, पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। जबकि ये येलो कलर से जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज एक्साइन। जो एक्साइन कवरिंग होती है ये हार्ड कवरिंग होती है, रिजिड होती है और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के पॉलीमर से बनती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पॉलीमर है जो टैपेटम सिक्रीट करता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, और ये इसको वन ऑफ द हार्डेस्ट या रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन को ना तो किसी एसिड से डिग्रेड किया जा सकता है, ना किसी बेस से डिग्रेड किया जा सकता है, ना ही एंजाइम से डिग्रेड किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो काफ़ी रेजिस्टेंट मटेरियल आता है। काम क्या होता है ऑक्सीजन का, एक्साइन का प्रोटेक्शन करना। साथ में क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो पोलन को प्रिजर्व करने में मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो पोलन ग्रेन्स का फॉसिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है ये एक्साइन लेयर। अच्छा, इन दोनों लेयर्स की अगर हम बात करें, एंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर की अगर हम बात करें, तो इनके कॉन्टिन्यूएशन में भी फर्क होता है। जो एंटाइन लेयर है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, जो एंटाइन लेयर है वो पूरी तरह से कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर। कंप्लीट पोलन ग्रेन के ऊपर वो चारों तरफ से प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम एक्साइन लेयर की बात करें तो यहाँ पे कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर ऐसी जगह है जहाँ पर एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जर्म पोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है। अब एक्साइन एब्सेंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब बनाने वाला है, और पोलन ट्यूब इन्हीं जर्म पोर के थ्रू से ही डेवलप कर सकती है। अगर जर्म पोर नहीं होगा तो एक्साइन लेयर को डैमेज करके तो वो बाहर निकल नहीं सकती, तो पोलन ट्यूब कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये 2 लेयर्स हो गई जो सारे पोलन ग्रेन्स पे पाई जाती है। अगर हम अंदर सेल की बात करें तो अंदर की तरफ 2 तरह के सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जो बड़ा वाला सेल है दिस इज वेजिटेटिव सेल, जबकि ये जो छोटा वाला सेल है दिस इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल है, उसके पास में फूड मटेरियल्स स्टोर्ड है, रिजर्व फूड मटेरियल है उसके पास, और आगे चल के यही वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से हम वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहकर बुलाते हैं। जबकि अगर जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल छोटे साइज का है और स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है। तो ये कहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, फ्लोट विद इन वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है। जनरेटिव सेल का काम है माइटोसिस डिवीजन करके 2 नए मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। तो जनरेटिव सेल क्या फॉर्म करता है, फॉर्म मेल गैमीट्स। आगे चलकर ये डिवाइड हो जाएगा और 2 मेल गैमीट्स का टोटल फॉर्मेशन ये करने वाला है। ये हो गया पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर का दिखाई पड़ता है और साइज में जो 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज का हो सकता है।
पोलन ग्रेन को पहचानने का एक तरीका है इसका एक्साइन लेयर। ये जो एक्साइन लेयर है ये स्पोरोपोलिनेन के डिपोजिशन होने की वजह से बहुत ही रफ सरफेस या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो हमने कुछ ऐसे पैटर्न बनाए हैं। तो एक्साइन जो होता है ये एक रफ सरफेस होती है और जिसकी रफ सरफेस एक स्पेसिफिक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है। इस स्पेसिफिक पैटर्न से हम प्लांट स्पीसीज या उसकी फैमिली का पता लगा सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन किस फैमिली का पोलन ग्रेन है, किस स्पीसीज का है, वो इस स्पेसिफिक पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स, सारे पोलन ग्रेन्स नहीं, कुछ पोलन ग्रेन्स के एक्साइन के ऊपर में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, एक स्टिकी कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पोलन किट। और ये सारे पोलन ग्रेन्स में नहीं होती, इसलिए हम इसको एडिशनल कोटिंग की फॉर्म में बता रहे हैं। ये जो वाइट कलर से हम बना रहे हैं ये एडिशनल कोटिंग है जो कुछ पोलन ग्रेन्स पर पाई जाती है और इसका नाम है पोलन किट। ये जो पोलन किट है ये ऑयली सिक्रीशन होता है, येलो कलर का ऑयली स्टिकी लेयर होती है। किसके ऊपर पाई जाती है? पोलन ग्रेन्स के ऊपर में। सिक्रीट कौन करता है? टैपेटम। ठीक है, ये ऑयली सिक्रीशन काम आती है इंसेक्ट बॉडी से अटैच होने में। भाई पोलन ग्रेन्स जो ऐसे प्लांट्स जो पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं, जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पॉलिनेशन के दौरान बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं और इंसेक्ट्स उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेकर के जाता है। तो जो पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के थ्रू जाने वाले हैं उनको इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच होना पड़ेगा और इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच होने के लिए पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक स्टिकी कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं पोलन किट। ये पोलन किट येलो कलर की होती है बिकॉज इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जो येलो कलर का इसका आता है बिकॉज ऑफ इट्स, इसके अंदर में येलो कलर के कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि 2 सेल स्टेज हमारा माइक्रोस्पोर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं एंथर के डिहेसेंस का। हमने पढ़ लिया भाई माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, फिर पोलन ग्रेन से आगे चल करके 3 सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन। लेकिन ये जो प्रोडक्शन हो रहा है मेल गैमीट्स का, अल्टीमेटली मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक जाना है और ऐसा तभी हो पाएगा जब एंथर रप्चर होगा, एंथर बर्स्ट होगा और जिसको हम एंथर का डिहेसेंस बताते हैं। तो सेकंड टॉपिक अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है एंथर का डिहेसेंस। एंथर डिहाइसेंस, डिहाइसेंस का सिंपल सा मतलब होता है रप्चर होना। और रप्चर होके क्या रिलीज कर देगा? रिलीज आउट पोलन ग्रेन्स। जितने भी पोलन ग्रेन्स उसके अंदर में प्रेजेंट है वो सबको बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, अब एंथर रप्चर कब होता है या फिर एंथर डिहेसिस कब होता है? ओनली एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी, सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम पर ही वो डिहेसेंस पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, एंथर का मैच्योरिटी कब डिसाइड होगा? एंथर का मैच्योरिटी डिसाइड करने का टाइम होता है जब एंथर के अंदर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे उन सारे माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स डेवलप हो चुके हैं। पूरी तरह से जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे थे वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। उस कंडीशन में वो मैच्योर हो चुका होता है और उस कंडीशन में वो रप्चर होता है। अच्छा, मैच्योर एंथर के अंदर कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं यंग एंथर से। दोबारा से हम एंथर का एक डायग्राम बनाते हैं बेसिक सा। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर में जो पोलन चेम्बर्स थे, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम थे स्टार्टिंग में, जो कि अब हम इनको पोलन चेम्बर बुलाने वाले हैं क्योंकि इनके अंदर पूरी तरह से पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। यहाँ पर इसके अंदर क्या बन चुके हैं? कंप्लीट पोलन ग्रेन डेवलप हो चुके हैं। ये पोलन ग्रेन्स, दीज आर
पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, अब वो माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक कह करके बुलाने लगते हैं। तो ये हमारे पास में अब क्या कहलाएंगे? पोलन सैक। एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो कि जब हमने यंग एंथर बनाया था तो उसमें 4 चेंबर बनाए थे, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो एंथर के जो माइक्रोस्पोरेंजियम था या पोलन सैक था उसके ऊपर में जो लेयर्स थी वो डीजनरेट होती जाती हैं और एक लोब के दोनों जो चेंबर्स थे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेपिटम तो खत्म हो गया, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में खत्म हो गया, मिडिल लेयर्स भी डीजनरेट हो गई और बीच में जो स्टेराइल पैरेन्काइमा सेल था वो भी डीजनरेट हो जाता है। तो दोनों चेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब दोनों चेंबर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक लोब में मैच्योर स्टेज में एक लोब के अंदर में एक चेंबर दिखाई पड़ रहा है, जो कि यंग स्टेज में 2 चेंबर थे, लेकिन जब मैच्योर लोब हो जाता है तो एक लोब में एक चेंबर हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब मैच्योर स्टेज में एंथर में 2 ही चेंबर देखने को मिलते हैं या 2 ही पोलन सैक देखने को मिलेंगे, और यंग स्टेज में 4 पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं। एक बार जब ये मैच्योरेशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर डिहेसेंस करना है। जो डिहेसेंस होने वाला है उसके अंदर में रप्चरिंग हमेशा लाइन ऑफ डिहेसेंस या फिर स्टोमियम के थ्रू होती है। तो ये जो स्टोमियम रीजन है यहाँ पर ही डिहेसेंस होता है। डिहेसेंस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोथीशियम लेयर का। अगर हम एक लेयर यहाँ पे एंडोथीशियम की एक्स्ट्रा लेयर बना दें, इसके ऊपर एपिडर्मिस भी है लेकिन हम उससे काम नहीं लेंगे, मेन जो रोल होता है वो एंडोथीशियम का होता है। जब हमने एंडोथीशियम बनाया था तो एंडोथीशियम के अंदर सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट थे। ऐसे बहुत सारे अल्फा सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स अंदर की तरफ अल्फा सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स थे, लेकिन ये अल्फा सेल्यूलोज स्टोमियम रीजन में एब्सेंट थे। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनाए जाते। जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो उस कंडीशन में ये अल्फा सेल्यूलोज जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है ये सेल को अनइवन एक्सपैंड करता है। जो सेल हैं वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हैं, अंदर की तरफ सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इस स्टोमियम रीजन पर प्रेशर पड़ता है और यहाँ से वो रप्चर हो जाता है, जिससे वो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और रप्चर होने के बाद ये बाहर की तरफ इस तरह से खुल जाएगा और जितनी पोलन ग्रेन्स है वो इसी तरह से बाहर निकल सकते हैं। इसी स्टेप को बोलते हैं डिहेसेंस ऑफ एंथर। इस एंथर का बाद में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के थ्रू ये फीमेल स्टिग्मा तक, फीमेल पार्ट तक जाकर के पहुंचने वाला है, वो हम पॉलिनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। एक चीज यहां पर हमें और समझनी है कि भाई जब डिहेसेंस हो गया, पोलन ग्रेन्स एंथर के बाहर निकल गए, तो उस स्टेज में एंथर में जो पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो कितने सेल स्टेज में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें भाई पोलन ग्रेन्स की, एट द टाइम ऑफ डिहेसेंस 2 कंडीशन बनती हैं। हो सकता है कुछ सेल के, कुछ प्लांट्स के अंदर वो 2 सेल स्टेज में हो, मतलब अभी भी पोलन ग्रेन स्टेज में है, या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर में वो पहले से ही किसमें निकलते हैं, 3 सेल स्टेज यानी मेल गैमेटोफाइट स्टेज में। तो पोलन ग्रेन डिहेसेंस के टाइम पर 2 कंडीशन होती हैं, या तो 2 सेल स्टेज में पड़ा होगा या फिर 3 सेल स्टेज में पड़ा होगा। ज़्यादातर जो कॉमन टाइप का डिहेसेंस है, ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% से भी ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 2% 2 सेल स्टेज में बाहर निकलता है, और जो बचे हुए 40% है उनके अंदर में 3 सेल स्टेज में ही डिहेसेंस होता है। अगर यहाँ पर 2 सेल स्टेज में डिहेसेंस हुआ है तो इन प्लांट्स में 3 सेल स्टेज कब बनेगी, आफ्टर पॉलिनेशन। एक बार जब ये फीमेल पार्ट पर लैंड कर जाएंगे तो आफ्टर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज वहाँ पर डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही 3 सेल स्टेज है, तो यहाँ पे बाद में डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे पहले ही हो जाता है, और इसके अंदर में, इनके अंदर में डिवीजन बाद में होगा। ठीक है, तो ये है एंथर का डिहेसेंस। एंथर के डिहेसेंस होने के बाद पोलन ग्रेन्स को
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम से पहले स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। जो पोलन ग्रेन्स यहाँ तक निकले हैं इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम से पहले फीमेल पार्ट या फिर स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का एक वायबिलिटी पीरियड होता है जिसके अंदर वो एक्टिव होते हैं, जिसके अंदर में वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल होते हैं। अगर वो वायबिलिटी पीरियड पास हो गया तो उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का क्या प्रेजेंट होता है, एक वायबिलिटी टाइम। ये वो टाइम है जिससे पहले उनको स्टिग्मा पर नेचुरली लैंड करना है। ये वायबिलिटी टाइम दो चीज़ें फिक्स करती हैं। जेनेटिक लेवल पर फिक्स होता है पहला, तो मतलब अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फैमिलीज में ये डिफरेंट होता है। जिसमें अगर हम बात करें तो भाई राइस और वीट की बात करी गई है। राइस और वीट में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का वायबिलिटी टाइम रहता है। अगर 30 मिनट में वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा तो वो फिर फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल आगे नहीं हो पाएगा। कुछ में हमारे मंथ्स तक भी जाता है। जैसे अगर हम बात करें रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, तो ये सब जो फैमिलीज हैं इनके पोलन ग्रेन्स कई मंथ्स तक भी सरवाइव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जेनेटिक लेवल पर फिक्स होता है, अलग अलग स्पीसीज फैमिलीज का पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी पीरियड फिक्स है। लेकिन कई सारी एक्सटर्नल कंडीशंस भी उसको अफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल कंडीशन में जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी कंडीशंस भी वायबिलिटी टाइम को अफेक्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बराबर नहीं है तो वायबिलिटी टाइम जितना होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा वायबिलिटी टाइम है। ये नेचुरल कंडीशन में वायबिलिटी टाइम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियली इस वायबिलिटी टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज पोलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके उसका वायबिलिटी पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर में स्टोर करके हम जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका वायबिलिटी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों हेल्प मिलेगा ये हमें, क्यों करने की ज़रूरत है? ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम पोलन बैंक्स बनाते हैं। आर्टिफिशियल बैंक्स होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है पोलन बैंक्स में। जैसे सीड बैंक होता है ना, वहाँ पे हम सीड को डोरमेंट स्टेज में रखते हैं और जब ज़रूरत आती है तो उसको आगे चल के डेवलप करते हैं, आगे चल के जर्मिनेट कर सकते हैं। उसी तरह से पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका हम पोलन बैंक्स बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में काम आते हैं। भाई हमारे पास कोई ऐसा मेल प्लांट है जिसके पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, तो उसके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के पोलन ग्रेन्स को उठा के हम किसी डिज़ायरेबल फीमेल में जा करके हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, नया जनरेशन, बेटर जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको स्टोर करके रखें पोलन बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन में लो टेम्परेचर के अंदर में, ताकि उनका एक्टिविटी स्लो हो जाए और वो वायबल रहें बहुत लंबे टाइम तक। अब आते हैं पोलन ग्रेन्स हमारे लिए हमें किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, हमें किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं या हमें किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स के दोनों चीज़ें होती हैं। पोलन ग्रेन्स ह्यूमंस के लिए जो बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह काम कर सकते हैं। भाई पोलन ग्रेन्स के अंदर में भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम इनको टैबलेट्स की फॉर्म में या फिर सिरप की फॉर्म में डेवलप करते हैं, जो कि यूरोप में काफ़ी फेमस है, तो ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं। कई सारे इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में भी इनका यूज़ होता है। जो रेस हॉर्स होते हैं उनके अंदर में ये स्टेमिना इंक्रीज करने में, या फिर जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर में परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो ये पर्टिकुलेट मैटर की तरह, एक पॉल्यूटेंट की तरह भी काम कर सकता है। भाई इसका जो साइज है वो एक पर्टिकुलेट मैटर जितना ही होता है। माइक्रोमीटर रेंज में 25 to 50 माइक्रोमीटर रेंज में पोलन ग्रेन का साइज होता है। तो ये कई बार एलर्जन की तरह काम करने लगते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके उसको इरिटेट करने लगते हैं। वो भी अगर हम बात करें एयरबोर्न जो
पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा से मूव करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वो एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम करने लगते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी लाइनिंग में जाकर के इरिटेट करते हैं और वहाँ पे क्रोनिक इलनेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में जो हमारे पास हमें याद रखनी है।